हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ब्रिजेन मौर्य, आप देख रहे हैं मेडिसिन माइक। आज हम अपने सीनियर डॉक्टर A.C. त्रिपाठी जी के पास बैठे हैं गोंडा में, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में हम उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो अपनी बात रखेंगे। इलेक्ट्रोपैथी क्या होता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथ से किस किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विधा है जिसका आविष्कार डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने 1865 में किया था। वो एक इटालियन डॉक्टर थे। उन्होंने तमाम चिकित्सा पद्धतियों में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पाया कि कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं थी। विशेष करके ठीक पहले आविष्कृत हुई 17वीं शताब्दी की चिकित्सा पद्धति थी होम्योपैथी। होम्योपैथी जो सिम्टम्स पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है, उसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि उससे होम्योपैथी से लक्षणों का तो निदान हो जाता है, लेकिन बीमारी और बीमार आर्गन्स पे कोई काम नहीं हो पाता। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने आर्गन के हिसाब से हमारे जो मनुष्य के शरीर में जो आर्गन्स है, आर्गन और आर्गन सिस्टम्स मिलकर के पूरा शरीर बना है। इन आर्गन सिस्टम्स के प्रॉपर फंक्शन होते रहने से ही हम स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने बताया कि वाइटलिटी इन द लिम्फ और ब्लड इज द डिजीज एंड स्टडी स्टेट ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द हेल्थ। तो किस प्रकार से हमको हमारे शरीर के रस और रक्त की साम्यावस्था को बनाए रखना है, यही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है। तो सर, इसका मतलब कोई भी बीमारी रस और रक्त में दूषित होने से ही होता है। यस, बिल्कुल। अगर हमारा रस और रक्त शुद्ध है, साम्यावस्था में है, तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें हम बीमारियों का इलाज नहीं करते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, वरन हम बीमार अंग का इलाज करते हैं। किसी भी अंग का कार्य उसकी क्षमता से, उसकी साम्यावस्था से बढ़ गया है, तो उसको हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां ये और कुछ नहीं है, ये बॉटनिकल एंजाइम है, पौधों से प्राप्त एंजाइम है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर के पर्टिकुलर आर्गन की गतिविधियों को या तो बढ़ा देते हैं या उनकी कार्य क्षमता को घटा देते हैं और स्वयं अक्रिय रहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पाया जाता। ना तो ये औषधियां एग्रावेट करती हैं, ना रिएक्ट करती हैं। ये केवल और केवल एक्शन करती हैं। एक्शन करने पर हमारे आर्गन के कार्य क्षमता को नॉर्मल करती हैं। नॉर्मलाइज करने के बाद ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाती है। जी सर, तो जैसे आजकल शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो शुगर के फंक्शन कम होता होगा या ज्यादा होता है, उसी को जो ठीक किया जाता है, आप अपने भाषा में बताएं। जी, शुगर कोई बीमारी नहीं है जी। शुगर एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। एक्चुअली शुगर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधार दें, मेटाबॉलिज्म को फिर से पुनर्स्थापित कर दें, तो निश्चित रूप से शुगर ठीक हो जाता है। एक नहीं, अनेकों पेशेंट ऐसे रहे हैं हमारे पास हैं जिनकी शुगर के मेडिकेशन को बंद किया गया है, जिनको डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट किया जा चुका है। आज कई साल हो गए, उनको किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी एहतियातन यदा कदा 2-2 महीने पर उनकी जांच शुगर की करा ली जा रही है। वो अपनी जांच में नॉर्मल निकल रहे हैं। उनका शुगर लेवल 170 के ऊपर कभी नहीं जाता बिना किसी मेडिसिन के। और अब तो कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने परहेज भी करना बंद कर दिया है, सब खा रहे हैं, उसके बाद भी उनको दिक्कतें नहीं आ रही। तो सर, शुगर में पैंक्रियाज काम करना कम कर देता है, तो किस मेडिसिन, कैसे आप उसे ठीक करते हैं? शुगर में पैंक्रियाज ही केवल नहीं है। शुगर के पेशेंट को जब आप देखेंगे तो शुगर के पेशेंट में पैंक्रियाज तो इनएक्टिव हो जाता है या कम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से लिंगरहैंस की बीटा सेल्स जो है
वे इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देती हैं। जी। ये तो इसका मेजर काज है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसके पहले जो कारण आता है क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए जो उत्तरदायी होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में जमता है, फैट बनने लगता है, तब फैट के कारण हमारे बीटा सेल्स जो ये कह लीजिए पैंक्रियाज का मूवमेंट कम हो जाता है। पैंक्रियाज का मूवमेंट कम हो जाने के बाद पैंक्रियाज की जो टेल होती है, टेल में ही ऐसी सेल्स पाई जाती है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, जो ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए उत्तरदायी है। तो हम जब फैट को कम करते हैं, ब्लड से हम ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए दवा देते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ एनजीआरटी को 3 नंबर की दवा बहुत अच्छा काम करती है, वेरियस डाइल्यूशंस में दी जाती है। इसके अलावा हम पेशेंट के लीवर पे काम करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को जब आप देखेंगे तो उसका लीवर बहुत बढ़िया फंक्शन में नहीं होता है। उसके फंक्शन को अपडेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली S5 और C10 दो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमें पैंक्रियाज की जो मेडिसिन देनी पड़ती है उसके लिए S3 और C3 मेन मेडिसिन है, क्योंकि पैंक्रियाज भी एक प्रकार की ग्लैंड है और ग्लैंड की मेडिसिन हमारे पास S3 और C3 है, वो देते हैं। एक S11 और C17 ये भी उसकी पूरक औषधियों के रूप में चलाई जाती है। कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक हम डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको इंसुलिन चल रही थी वे आज नॉन डायबिटिक हो चुके हैं, उनका HbA1c 5 के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। इस समय दर्शकों को बताएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बहुत ज्यादा हाईलाइट है। वर्तमान में इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लीगल स्थिति क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी हाईलाइट ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज हमारे कुछ चिकित्सक वाकई में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आ रहे हैं, वापस अच्छा काम कर रहे हैं। और लीगल स्थिति की जहां पर बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को काम करने के लिए और एजुकेशन दोनों के लिए बराबर अधिकार दिए जा चुके हैं। रिकॉग्निशन की प्रक्रिया चल रही है, आईडीसी का गठन हो चुका है। आईडीसी को हमारे प्रपोजलिस्ट कमेटी ने तमाम अपने प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं। हम लगभग आईडीसी के द्वारा दिए गए क्राइटेरियाज को फुलफिल करने की ओर हैं। धीरे धीरे वो क्राइटेरियाज को पूरा किया जा रहा है और उम्मीद मैं करता हूं कि आने वाले इसी सत्र में 2023 में हमको बहुत अच्छी शुभ सूचना मिलने वाली है। रिकॉग्निशन की ओर हम जा रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई खरखुदवा विज्ञान नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई साइंटिफिक बेस ना हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंप्लीटली साइंटिफिक साइंस है और ये बिल्कुल साइंटिफिक पैथी है, पूरी तरह से साइंस द्वारा प्रूवन पैथी है। तो इसको अमान्य करने की कहीं कोई संभावना नहीं नजर आती। 100% 2023 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रिकॉग्निशन की सूचना आपको मिलने वाली है। तो सर एक क्वेश्चन और है, बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ब्रजेंद्र जी। ये आज तमाम लोगों में होम्यो शब्द देख करके ये भ्रांति आ जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी होम्योपैथी तो नहीं है जी। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्योपैथी से कोई भी लेना देना नहीं है। होम्योपैथी की सबसे बड़ी चीज है इसका सिद्धांत। होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस और क्योरेंटर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्योरेंटर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आविष्कार से लेकर के आज तक केवल और केवल 38 दवाइयां हैं। क्यों है? 38 दवाओं के बाद 39वीं दवा की आवश्यकता हमको क्यों नहीं पड़ी या उसकी जरूरत नहीं है? क्यों? होम्योपैथी में जब हम देखते हैं हर दिन हर साल नई नई मेडिसिन का आविष्कार किया जाता है। दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं सब होम्योपैथिक औषधि के रूप में कन्वर्ट कर ली जाती है, सबको डाइल्यूट करके होम्योपैथिक औषधि बना दी जाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। प्रकृति ने जब हमारा शरीर बनाया तो 9 सिस्टम बना करके हमें भेजा पृथ्वी पर। आज तक उसने हमारे शरीर में अंगों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की, कोई कमी भी नहीं कर रही है प्रकृति। इसलिए हमें 38 के अलावा अन्य दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। काउंसिलर मैटी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण, बहुत दूरदर्शिता के साथ हमारे सभी 9 सिस्टमों के लिए
औषधियां बनाई हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 9 ग्रुप हैं। ठीक है, हर ऑर्गन के लिए हमारी एक फंक्शनल रेमेडी है और उसकी टिश्यू रेमेडीज भी हैं। ऑर्गन वाइज रेमेडी है, जब हमारे शरीर में प्रकृति हमारे ऑर्गन्स को बढ़ाना शुरू कर देगी, हमें अतिरिक्त दवा की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज फार्मेसी होती है, किसी भी चिकित्सा पद्धति की जान उसकी फार्मेसी होती है। होम्योपैथिक फार्मेसी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फार्मेसी में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर टिंचर बनाए जाते हैं, कोई भी मटेरियल लिया जाता है, उसको क्रश करके निर्धारित मात्रा में अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया जाता है, मदर टिंचर तैयार हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोल्ड कोहोवेशन मेथड है। कोल्ड कोहोवेशन मेथड के माध्यम से एक औषधि के बनाने में 6-6 महीने का समय लगता है। हमारी मेडिसिन जो बनती है टाइम टेकिंग मेडिसिन है, इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, आप होम्योपैथिक मेडिसिन को देखेंगे, वहां तमाम ऐसी औषधियां हैं जो स्वस्थ शरीर पर अप्लाई नहीं की जा सकती। नोसोट्स की अगर हम बात कर ले तो किसी हेल्दी पर्सन को नहीं दी जा सकती। सच एज किसी भी पेशेंट, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, आपके पास आ गया, आपने उसको उठा करके ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन दे दी, तो ट्यूबरकुलिनम क्या है? एक टीबी से ग्रसित व्यक्ति के फेफड़े के पस से बनाई गई दवा है। तो उसमें उसके बैक्टीरियाज हेल्दी बॉडी में जाने का डर रहता है, और जब भी उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक्टिव हो जाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति को हम टीबी की दवा दे देते हैं, टीबी हो सकती है उसको। तो सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा किसी भी प्रकार, चूंकि ये एंजाइम है, पौधों के एंजाइम है, इनमें किसी भी प्रकार का विजातीय तत्व तो नहीं बचता है, इसलिए इनसे हानि की संभावना शून्य हो जाती है। तो सर अगर कोई बीमार सेवन करे या बिल्कुल फिट तंदुरुस्त हो, बिल्कुल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं दे सकती। स्वस्थ शरीर में भी अगर गया है एंजाइम, तो एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि वह स्वस्थ शरीर में कभी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा। सर एक क्वेश्चन और कि बीमारी को ठीक किस तरीके से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां करती हैं? हमारी क्या वो ब्लड में जाती हैं या रक्त में जाती हैं, कैसे? हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों का कार्य करने का जो ढंग है, जो इनकी पैथोफिजियोलॉजी है, उसकी जब हम बात करें, जैसे ही हम मेडिसिन को वक्कल कैविटी में डालते हैं, टंग पे डालते हैं, टंग में वेपराइज होती है, और हमारी वक्कल कैविटी में लगभग पूरी बॉडी के सेंसर्स होते हैं। वह सेंसर्स इनको एक्सेप्ट करते हैं, और जिस सेल को, जिस पर्टिकुलर पार्ट को उस पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, हमारा नर्वस सिस्टम उस पर्टिकुलर एंजाइम को उस पार्ट तक पहुंचाता है। वो पार्ट, वह पर्टिकुलर सेल उस एंजाइम को रिसीव करके अपने काम को सुधार लेती है, और हम हेल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन क्योर किया जा सकता है, जबकि पित्त वाली स्टोन को नहीं ठीक किया जा सकता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक भ्रांति है, ये एक मिथक है जी। हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार करना चाहेंगे। पथरी है, स्टोन है, स्टोन बना क्यों? चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन है या रेनल स्टोन है, दो ही प्रमुख प्रकार से स्टोन देखे जाते हैं, और स्टोन बॉडी में बहुत जगह पे हो सकते हैं। पैंक्रियाज में भी स्टोन देखा जाता है, इंटेस्टाइन्स में भी स्टोन, बहुत स्टोन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने गॉल ब्लैडर और रेनल कैलकुलस की बात की, तो हम दोनों की बात करते हैं। चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन बना हो या रेनल कैलकुलस बना हो, दोनों कैलकुलस बनने का कारण लगभग समान है। अब हम रेनल कैलकुलस की जब बात करते हैं, तो जो हमारे सर्जन बंधु हैं, ये वहां पे तो कैलकुलस को निकालते हैं। जब हम जीवी स्टोन की बात करते हैं, तब वहां पे पूरे का पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। भाई, क्या गॉल ब्लैडर हमारी प्रकृति ने एक एक्सेसरी ऑर्गन बना के भेजा था? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी आज अगर पथरी हो गई तो कल से हमें गॉल ब्लैडर की जरूरत खत्म हो जाएगी। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? लिवर का काम है बाइल को जनरेट करना, बाइल का निर्माण करना, और वही बाइल सीक्रेट होकर के गॉल ब्लैडर में आके कंसंट्रेटेड रूप में इकट्ठा होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो वह सीबीडी के माध्यम से वह बाइल हमारे आंत में जाता है, और फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यदि हमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो लिवर ने तो अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन्स अपना काम कर रही हैं, तो वो जो बाइल बन रहा है वो जाके कहीं पे इकट्ठा नहीं हो पाता। ऐसे पेशेंट को जिनका गॉल ब्लैडर ऑपरेट कर दिया जाता है, ताउम्र
डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बनी रहती है। उसके बाद उनको तमाम से प्रिकॉशन दिए जाते हैं कि तुमको फैट नहीं खाना है। भी क्यों नहीं खाना है? क्या फैट की जरूरत हमें नहीं रह जाएगी बाद में? बिना फैट के तमाम आप देख रहे हैं बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आज एक प्रचलन चल चुका है, फैट नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है। फैट अवॉइड करने से हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो रहा है, हमारी बॉडी में जो चिकनाहट का काम है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो गाल ब्लैडर को क्यों निकालना? गाल ब्लैडर में विशेष रूप से पथरी की, जब गाल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की पथरी वहां पे पाई जाती है। तमाम बार वही बाइल का पिगमेंट ही अपने आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के रबे का रूप ले लेता है। उसका कारण क्या है? गाल ब्लैडर का संकुचन कम हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, किसी कारण से कम हो रहा है, उसका फंक्शन कम हो गया है। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं? हम उस गाल ब्लैडर के फंक्शन को बढ़ाते हैं। गाल ब्लैडर के जो फंक्शन को बढ़ाते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। तो जब गाल ब्लैडर का फंक्शन बढ़ा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ, तो जब गाल ब्लैडर बार बार संकुचित होने लगता है, बराबर मात्रा में बाइल को एग्जिट करने लगता है, धीरे धीरे चाहे कोलेस्ट्रॉल हो चाहे बाइल की पथरी हो, धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगती है और डिजॉल्व हो जाती है। मेरे पास तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है, मैं दिखा सकता हूँ। 42 mm तक का गाल ब्लैडर स्टोन डिजॉल्व हुआ है। बहुत बड़ी बात है सर। तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथ से कैंसर का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है कैंसर का। लेकिन एक कंडीशन है कि कैंसर अगर हमारे पास स्टार्टिंग या सेकेंड फेज में आ जाए तब तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जब एडवांस स्टेज में आता है, जहां पर कुछ भी संभव नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो ट्रीटमेंट करेंगे किसका? जब कुछ नहीं बचा है तब उस स्थिति में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां इतना तो काम कर देती है कि पेशेंट पीसफुली डेथ की ओर चला जाता है। मैंने धीरे धीरे, चूंकि कैंसर हो चुका है, एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, डेथ होनी तो सुनिश्चित हो चुकी है उसकी, उस कैंसर के कारण ही होनी है। लेकिन कैंसर के रोगी को इतनी पीड़ा होती है, इतना पेन होता है कि वो कैंसर रोगी का परिवार ही जान सकता है। तो सर फर्स्ट एज अगर कैंसर है तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकेंड स्टेज का कैंसर है, दैट इज द क्योरेबल। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपको एक शायद होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी हमारे पास एक माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर पाइल्स, प्रोस्टाइटिस और अच्छा, मोटापा जैसी संबंधित गंभीर जो समस्याएं हो रही हैं, हाँ, वो भी इससे आसानी से क्योर हो जाएगा? पाइल्स कुछ है नहीं जी। पाइल्स का मतलब है कि पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता रहा है जी। उस कॉन्स्टिपेशन के कारण उसके एनस के आसपास की जो वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग आ गई। धीरे से पहले सबसे काम हमारा यह है कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, हेल्दी भोजन करें और इसके बाद हम अपने पेट को साफ रखें। अगर हमारा पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिसे हम एस्लास कहते हैं। अगर एस्लास कंटिन्यू 4-6 महीने तक चला दी जाए, अकेले एस्लास ही हर तरह के पाइल्स को ठीक करने की क्षमता रखती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं मिस्टर राकेश सक्सेना का। इन्होंने गोंडा से लेकर दिल्ली तक एम्स तक अपना ट्रीटमेंट कराया। इनकी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग थ्रू एनस नहीं बंद हो रही थी। पर डे इनका 100 ml ब्लड लॉस हो रहा था। इनका हीमोग्लोबिन 7 के ऊपर नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स परेशान थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां चली हैं। राकेश सक्सेना 8 नंबर, ये इनको S3C3BE3 20 ड्रॉप्स इन 100 ml डाल करके दिए गए हैं और ये आज की डेट में पूरी तरह से स्वस्थ है। इनकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। इनका इलाज हमको करते हुए अभी 8, 10, 22 से मैं इनका इलाज कर रहा हूं और आज भी हमारे ख्याल से 2 तारीख है। अभी कल ये मुझसे फिर से दवा रिपीट लेकर के गए हैं और बिल्कुल फिट है, कहीं किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो पाइल्स के लिए, पाइल्स में बहुत ही मिराकुलस रिस्पांस है इन मेडिसिन का। ऐसा रिस्पांस जो आपको किसी अदर सिस्टम में नहीं मिल सकता, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन दे सकती है। सर जैसे किसी को वजन कम है और बढ़ाना तो आसान है, प्रोटीन और तमाम जी बिल्कुल बिल्कुल हर एक प्रकार के सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जब एक्सेस ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाती है जी, तो उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसे यहाँ पर भी वही बात आती है कि मोटापा हुआ क्यों।
मोटापा होना, शुगर होना जी और ये आपकी ब्लड प्रेशर होना, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सब एक ही पहलू है, एक ही सिक्के के कई अनेक अनेक पहलू हैं। सभी के पीछे कारण क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जा रहा है। जितना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी में फैट बनेगा। इसके लिए हमारे पास दो दवाइयां हैं जो कि बहुत ही मिराकुलस हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं, S1 और S10। S1 L1 A3 खाने के पहले दे दीजिए, S10 खाना खाने के बाद दे दीजिए। अब 2-3 महीने चला दीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और भी देखा है मैंने, मोटापा घटाने के लिए तमाम सी पिल्स और तमाम सी चीजें बाजार में आ रही हैं। उनमें होता क्या है, बहुत फास्ट ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं। तो जितना फास्ट आप रिड्यूस करेंगे उसमें वो खाना बिल्कुल बंद करा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म तो नहीं घटा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तो नहीं बढ़ाया उन्होंने, मेटाबॉलिज्म का रेट BMR नहीं बढ़ाया, बल्कि उनका खाना बंद करा दिया। इससे बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगती है, धीरे धीरे तमाम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि जैसे उन औषधियों को बंद करके पेशेंट पुनः अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जाता है, वैसे फिर से उससे दुगनी तेजी से वेट गेन करता है। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 1 महीने में 1 से 2 किलो तक वजन घटता है, लेकिन वो धीरे धीरे स्लोली घटता है और वो स्टडी रहता है, वो भी दोबारा रिकरेंस नहीं होता। ये हमारे यहाँ का बहुत प्लस पॉइंट है। तो दर्शकों, आपने देखा, बहुत ही अच्छी जानकारी दिया डॉक्टर AC त्रिपाठी जी ने। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से किसी भी जटिल से जटिल असाध्य रोगों का भी इलाज किया जा रहा है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और बाहर से पेशेंट जिनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से ठीक हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, अगर आपके नियरेस्ट में डॉक्टर हैं तो आप जरूर ट्रीटमेंट लें। और आप अगर गोंडा और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो नीचे डॉक्टर साहब का एड्रेस और फोन नंबर दिया जा रहा है, आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर साहब से जरूर संपर्क करें। हर एक प्रकार से निराश हताश रोगी ठीक हो सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं, कितनी भी जटिल समस्या हो आप ठीक हो सकते हैं। तो आप देख रहे थे डॉक्टर AC त्रिपाठी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक गोंडा के आन मान शान आप कह सकते हैं। लाखों पेशेंट को जीवन दान दे रहे हैं और जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर रहे हैं डॉक्टर AC त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेंद्र जी। मैं यहाँ आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ, मेडिसिन माइक नाम का जो ये चैनल है मिस्टर ब्रजेंद्र कुमार जी मौर्य चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी इनके वीडियोस को कभी कभी देखा करता हूँ, लाइक करता हूँ। बहुत ही अच्छे वीडियोस ये चलाते हैं, डालते रहते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन समय से मिल जाए, आप देख सके। हर दूसरे तीसरे दिन ब्रजेंद्र जी अच्छे नए वीडियोस इसमें डालते रहते हैं, इससे आपका लाभ होगा। और यदि मुझसे कोई संपर्क करना चाहता है तो मेरा नाम, पता, मोबाइल नंबर इसमें भी ब्रजेंद्र जी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आ सकते हैं। सबका स्वागत है, सबको धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा डॉक्टर AC त्रिपाठी जी ने कितने अच्छे ढंग से सरल भाषा में जटिल से जटिल बीमारियों को ट्रीट करने की बात की। अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ संबंधित जानकारी लेना हो, ट्रीटमेंट लेना हो, तो नीचे डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं और किसी भी बीमारी का इलाज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।